जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 15 से 19 मार्च 2026 के दौरान दो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमालयी क्षेत्रों में भारी बारिश व बर्फबारी की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी राज्यों में गरज चमक के साथ धूलभरी आंधियां चल सकती हैं। बिहार, झारखंड और ओडिशा समेत मध्य भारत के हिस्सों में 16 मार्च को मौसम की तीव्रता सबसे अधिक रहने का अनुमान है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन कुछ इलाकों में 70 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चुनावों की घोषणा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान और परिणामों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मतदान का समय असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों 23 और 29 अप्रैल में वोट डाले जाएंगे। परिणाम और मतगणना। सभी 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ 4 मई 2026 को मतगणना होगी और चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। मतदाता और बुनियादी ढांचा। इस चुनावी प्रक्रिया में लगभग 17.4 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे, जिसके लिए 2.19 लाख मतदान केंद्र और 25 लाख कर्मचारी तैनात किए गए हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। रिपोर्ट में 2021 के पिछले चुनाव परिणामों का भी उल्लेख है, जहां TMC बंगाल, BJP असम और लेफ्ट केरल जैसी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत दर्ज की थी। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT एक परीक्षा 16 मार्च से 27 मार्च 2026 तक आयोजित की जा रही है, जिसके लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप पहले ही जारी की जा चुकी है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को आवेदन में दिया गया मूल पहचान पत्र, ओरिजिनल ID और उसकी फोटोकॉपी साथ लाना अनिवार्य है। साथ ही सुचारू वेरिफिकेशन के लिए आधार को मोबाइल नंबर से लिंक रखने की सलाह दी गई है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्र पर बायोमेट्रिक और फोटो वेरिफिकेशन किया जाएगा, इसलिए परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे सभी औपचारिकताओं के लिए निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचें। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBEMS ने नीट MDS 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। डेंटल PG कोर्स में प्रवेश के लिए ये परीक्षा 2 मई 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसके एडमिट कार्ड 29 अप्रैल को जारी होंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती पर उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। उन्होंने कांशीराम को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके आंदोलनों ने भारतीय राजनीति के स्वरूप को बदला और वंचित समाज में अभूतपूर्व राजनीतिक जागरूकता पैदा की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में LPG किल्लत के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को फेल्योर मॉडल करार देते हुए सीधे तौर पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। इस संकट के विरोध में DMK और सहयोगी दलों ने पूरे राज्य में प्रदर्शन किया, जिसमें केंद्र से गैस सप्लाई सामान्य करने और जनता की नाराजगी को समझने की मांग की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में 2092 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कांग्रेस पर पिछले 15 वर्षों में स्वास्थ्य बजट के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के प्रयासों की सराहना की और कहा कि भाजपा का लक्ष्य असम को पूर्वोत्तर का ऐसा हेल्थ हब बनाना है जहां गरीबों को इलाज के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पिछले 15 वर्षों से असम में भाजपा सरकार है और उससे पहले भी कांग्रेस में सरकार वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा की ही रही है। जब राहुल गांधी उसे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हटाने वाले थे तो वही भाजपा में शामिल हो गए। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे रूस को भारी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा है और उसके तेल पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में भी ढील मिली है। वहीं चीन अपने विशाल सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए युद्ध क्षेत्र की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें साझा कर इस तकनीक में पश्चिमी देशों के एकाधिकार को चुनौती दे रहा है, जिससे ये दोनों देश इस संघर्ष के सबसे बड़े रणनीतिक लाभार्थी बनकर उभरे हैं। ईरान के खिलाफ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने घातक परमाणु सक्षम B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बमवर्षक विमानों को तैनात किया है, जबकि ब्रिटेन भी सुरक्षा के लिए अपने अत्याधुनिक ऑक्टोपस एंटी ड्रोन सिस्टम भेजने की तैयारी कर रहा है। वहीं ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमलों की बौछार करते हुए क्षेत्र में सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना की वापसी की मांग की है, जिससे पश्चिम एशिया में ऊर्जा ठिकानों और समुद्री मार्गों पर खतरा और गहरा गया है।
ईरान के साथ युद्ध के तीसरे हफ्ते में इजरायल का एयर डिफेंस मिसाइल स्टॉक खतरनाक स्तर तक कम हो गया है, जिसका मुख्य कारण ईरान द्वारा क्लस्टर म्यूनिशन जैसी नई युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल करना है। अमेरिकी अधिकारियों ने इजरायल की इस कमी को स्वीकार करते हुए मदद का भरोसा दिया है। हालांकि युद्ध के लंबा खींचने की संभावना के बीच इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी खपत ने इजरायली डिफेंस नेटवर्क पर गंभीर दबाव बना दिया है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अपनी बेटी जू-ए के साथ परमाणु क्षम 600 मिलीमीटर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के परीक्षण की निगरानी की, जिसे उन्होंने दुश्मनों के लिए बेहद घातक और टैक्टिकल परमाणु हमले की चेतावनी करार दिया। ये शक्ति प्रदर्शन दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास के विरोध में किया गया है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया ने इसे सुरक्षा परिषद के नियमों का उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्पष्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मित्र देशों के लिए खुला है, लेकिन अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों से जुड़े जहाज़ों के लिए इस मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मार्ग में फंसे सैकड़ों जहाज़ों के बीच भारत को अपनी पुरानी दोस्ती के कारण विशेष राहत मिली है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वैश्विक तेल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अन्य देशों से इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा हेतु युद्धपोत भेजने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरानी नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए चीन, फ्रांस और यूके सहित 5 शक्तिशाली देशों का एक वैश्विक गठबंधन बनाने की घोषणा की है, जिसके तहत इस महत्वपूर्ण जलमार्ग की सुरक्षा के लिए साझा युद्धपोत तैनात किए जाएंगे। ईरान ने इस कदम को अमेरिका का डर बताते हुए स्पष्ट किया है कि यह मार्ग केवल शत्रुओं के लिए बंद है, जबकि भारत और तुर्की जैसे देशों को कूटनीतिक बातचीत के बाद इस रास्ते से गुजरने की विशेष छूट दी गई है। मिडिल ईस्ट युद्ध से उपजे भीषण ईंधन संकट के कारण प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सरकारी खर्चों पर सख्त पाबंदी लगा दी है, जिसके तहत मंत्रियों के वेतन पर रोक, नई गाड़ियों की खरीद पर बैन और अफसरों के पेट्रोल कोटे में 50% की कटौती की गई है। देश में पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपये के भारी उछाल के बाद सरकार ने आर्थिक बोझ कम करने के लिए 4 डे वर्किंग वीक लागू किया है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 30% तक की कटौती का निर्णय लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस आपूर्ति को व्यवस्थित करने के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब पीएनजी कनेक्शन वाले घरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर रखना प्रतिबंधित होगा ताकि सीमित संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। ईरान इजरायल तनाव के कारण उपजे गैस संकट के बीच सरकार ने आयात के वैकल्पिक स्रोत तलाशने और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया है। साथ ही राहत के लिए पीडीएस केरोसिन की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 1 अप्रैल 2026 से फास्टैग वार्षिक पास शुल्क में 75 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिससे अब नया शुल्क 3075 रुपये होगा और झारखंड के 18 लाख से अधिक यूजर्स सीधे प्रभावित होंगे। ये पास उन निजी वाहनों के लिए मान्य है जो एक वर्ष में 200 बार टोल पार करते हैं और इसका भुगतान राजमार्ग यात्रा ऐप या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। अब बातें झारखंड की। जमशेदपुर स्थित टाटा कमिंस में एलपीजी गैस की भारी किल्लत के कारण कंपनी ने 3 दिनों का क्राइसिस मेन्यू लागू किया है, जिसके तहत अधिक गैस खपत वाली रोटियों को हटाकर केवल चावल, दाल और सब्जी परोसी जा रही है। प्रबंधन ने कर्मचारियों से इस आपात स्थिति में सहयोग की अपील की है और गैस आपूर्ति सामान्य होने तक खानपान की व्यवस्था में यह अस्थायी बदलाव जारी रखने का निर्णय लिया है। जमशेदपुर में रसोई गैस की भारी किल्लत के बीच कालाबाजारी चरम पर है, जहां 953 रुपये का घरेलू सिलेंडर 3000 रुपये तक और कॉमर्शियल सिलेंडर 4500 रुपये की मनमानी कीमतों पर बेचा जा रहा है। प्रशासनिक उदासीनता के कारण डिलीवरी तंत्र बेलगाम हो गया है, जिससे शहर का खानपान उद्योग बुरी तरह प्रभावित है और कई छोटे दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पलामू जिले के मेदिनीनगर में बैरिया चौक स्थित इंडियन गैस एजेंसी के कार्यालय में अचानक हुए सिलेंडर विस्फोट के कारण 3 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके बाद दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और पुलिस ने प्रभावित मार्ग को बंद कर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में केंद्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिक डॉक्टर जयप्रकाश पांडेय ने उपायुक्त चंदन कुमार से मुलाकात कर कोल्हान क्षेत्र में तसर बीज उत्पादन के सुदृढ़ीकरण और प्रस्तावित सिल्क पार्क की स्थापना पर चर्चा की, जिससे स्थानीय रेशम किसानों की आय में वृद्धि और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की योजना है। धनबाद जंक्शन के स्टेशन रोड पर आरपीएफ के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जहां कथित दलाल सोनू और उसके सहयोगियों द्वारा छोटे दुकानदारों से प्रतिदिन 200 रुपये की मांग की जा रही है। वसूली न देने पर दुकान हटाने की धमकी से गरीब कारोबारियों में भय का माहौल है। हालांकि आरपीएफ की ओर से अभी तक इन गंभीर आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित सुकुरहुटू गांव में अपराधियों ने शिव महतो के घर में घुसकर उन पर फायरिंग की, जिसमें वे बाल बाल बच गए और पुलिस ने मौके से 2 खोखा व 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। वहीं स्थानीय लोग और एक पीड़ित आदिवासी महिला ने थानेदार पर जमीन कारोबारियों से साठगांठ का आरोप लगाते हुए झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर की है। अपराधियों में नहीं दिख रहा पुलिस का कोई डर।
रांची के रिम्स अस्पताल में कॉमर्शियल गैस की 50% किल्लत के कारण मरीजों के भोजन पर संकट मंडरा रहा है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने जिला अधिकारियों से मदद मांगी है और किचन मेन्यू में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए रिम्स प्रबंधन ने अस्पताल के किचन में पीएनजी कनेक्शन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में गैस सिलेंडर की निर्भरता को खत्म किया जा सके। झारखंड पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर आय आधारित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे ट्रैफिक सिग्नल और जाम का नियंत्रण पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस नई व्यवस्था के लागू होने से सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और मैन्युअल ट्रैफिक पुलिसिंग का दबाव कम होगा, जिससे आम लोगों को जाम मुक्त यात्रा और सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। रांची ट्रैफिक पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रविवार को मोटरसाइकिल रैली और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत अधिकारियों ने वाहन चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों के पालन की हिदायत दी ताकि लापरवाही से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। रांची नगर निगम ने पुराने कार्यकाल के दौरान अपनी विभिन्न संपत्तियों और जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को मुक्त कराने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रशासक ने अधिकारियों को 30 मार्च तक सभी अतिक्रमित संपत्तियों की सूची तैयार कर उन्हें वापस निगम के कब्जे में लेने और जनहित के कार्यों में उपयोग करने का कड़ा निर्देश दिया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कि आपको हमारी ये खबर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।